अब टॉपिक है एरिया वेक्टर। सो व्हाट इज एरिया वेक्टर? अ स्मॉल एलिमेंट ऑफ एरिया ऑफ अ गिवन सरफेस enclosing a given volume can be represented as a vector is called area vector। तो इसको समझने से पहले एक वीडियो देख लेते हैं। तो ये है मेरा एक प्लेन है। इस प्लेन के ऊपर एक छोटा सा जगह बनाया गया है, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं ds यानी कि एरिया एलिमेंट। और इस एरिया एलिमेंट के ऊपर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे तो इसको बोलते हैं ds वेक्टर। ये है मेरा ds वेक्टर। फाइन। सो वही चीज़ यहाँ पर ही, ये मेरा एक सरफेस हो गया, एक प्लेन सरफेस। इसके ऊपर छोटा सा एरिया बनाया गया है जिसको ds बोलते हैं यानी कि एरिया एलिमेंट। और इसके ऊपर परपेंडिकुलर लाइन जो ड्रॉ किया जाता है उसको बोलते हैं ds वेक्टर यानी कि एरिया वेक्टर। फाइन। अब इसका वैल्यू कैसे निकाला जाता है? तो यहाँ पे हम लोग एन कैप का यूज़ करेंगे। एन कैप क्या है? इट इज़ अ यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर कैसे निकलता है किसी भी वेक्टर का? उस वेक्टर को उसका मॉड से डिवाइड कर दो, ठीक है। तो हम ds वेक्टर लिखे, डिवाइड बाई ds वेक्टर का मॉड डालने से क्या होता है? ऊपर का एरो हट जाता है, ठीक है। तो एरो हट गया, ds लिख दिए हम, ठीक है। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके ds वेक्टर इज इक्वल टू ds मल्टीप्लाई एन कैप, ठीक है। तो जो एन कैप है वही डायरेक्शन शो कर रहा है ds वेक्टर का। फाइन। अब नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? द टोटल नंबर ऑफ परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स पासिंग थ्रू अ गिवन सरफेस एस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो किसी सरफेस से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रहा है, लेकिन वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन परपेंडिकुलर टू द प्लेन होना चाहिए, प्लेन के साथ परपेंडिकुलर होना चाहिए। जैसे कि एक एग्जांपल देखो, यहाँ पे एक प्लेन हम रखे हैं ऐसे करके, इसमें से 3 लाइन पास कर रहा है, 1 2 और 3, तो इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स 3 हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों लाइन पास नहीं किया, ऊपर वाला लाइन और नीचे वाला लाइन पास नहीं कर रहा है प्लेन से, तो इसको नहीं गिनेंगे। तो जो लाइन पास कर रहा है, परपेंडिकुलरली पास कर रहा है, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। फाइन। तो जैसे कि अब यहाँ पर ही अब हो सकता है कि मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन नहीं जा रहा हो, ठीक है। तो क्या हो सकता है? देखो, एक हम प्लेन बनाएं, ठीक है। इस प्लेन का एक ds एरिया एलिमेंट है, इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किए जिसको हम बोलते हैं ds वेक्टर यानी कि एरिया वेक्टर। फाइन। अब यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा है, ठीक है, कुछ एंगल बना के जा रहा है, प्लेन के साथ कुछ एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है प्लेन के साथ, ठीक है। तो ई का 2 कंपोनेंट डिवाइड हुआ, जहाँ एंगल सटा हुआ है वहाँ पे जाएगा ई कॉस थीटा और उसके जस्ट परपेंडिकुलर जाएगा ई साइन थीटा, ठीक है। तो मेरे को कौन सा फील्ड लेना होता है? जो फील्ड प्लेन के परपेंडिकुलर जा रहा है यानी कि ds के साथ साथ जा रहा है, वो वाला फील्ड लिया जाता है, ठीक है। तो फ्लक्स का फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाई सरफेस एरिया, ठीक है। अब यहाँ पे एस को मल्टीप्लाई क्यों किया जाता है? जैसे कि मान लो अगर मेरा 1 मीटर स्क्वायर का कोई अगर एरिया है, उसमें से अगर 10 फील्ड लाइन पास कर रहा है, तो 2 मीटर स्क्वायर से कितना पास करेगा? 20 लाइन पास करेगा। 3 मीटर स्क्वायर से कितना पास करेगा? 30 लाइन पास करेगा। इसीलिए यहाँ पर ही हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं एरिया को, ठीक है। तो उतना दिया हुआ सरफेस से कितना लाइन पास कर रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाई एस हो गया, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे ई कॉस थीटा होगा। अब इसको थोड़ा आगे पीछे लिख दे रहे, ई एस कॉस थीटा। और कॉस थीटा कब आता है? जब मेरा स्केलर प्रोडक्ट होता है, यानी कि ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर यानी कि डॉट प्रोडक्ट। तो डॉट प्रोडक्ट के टाइम पे मेरा कॉस थीटा आता है। फाइन। अब इसका स्पेशल केस है। पहला केस क्या है? हम प्लेन को ऐसे बनाएं, ठीक है, प्लेन ऐसे रखे हुए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन प्लेन के साथ परपेंडिकुलर जा रहा है, प्लेन के साथ परपेंडिकुलर है, ठीक है, बट ds के साथ पैरेलल है, ठीक है। तो देखो यहाँ लिखा हुआ है ds के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल है बट प्लेन के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर है। तो इस केस में एंगल कितना बनेगा ds और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में? 0 डिग्री बनेगा, ठीक है। और cos 0 का वैल्यू क्या होता है? 1 होता है। तो फ्लक्स इज इक्वल टू ई एस आ जाएगा। फाइन। सेकेंड केस क्या है? मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे जा रहा है, ठीक है, और प्लेन को हम ऐसे रखे हुए, यानी कि मेरा जो प्लेन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ पैरेलल है, बट यहाँ पे ds वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ परपेंडिकुलर है। तो वही लिखा हुआ है ds वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड बट प्लेन इज पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। फाइन। तो जब ds और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में कितना एंगल बन रहा है? 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, एंगल इज 90 डिग्री। तो कॉस 90 का वैल्यू क्या होता है? 0 होता है। तो फ्लक्स मेरा 0 हो जाएगा, मतलब कोई फ्लक्स काम नहीं करेगा, मतलब कोई फ्लक्स होगा नहीं, ठीक है। नेक्स्ट कुछ नोट्स वाला पार्ट है, क्या क्या देखो। अ स्मॉल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, अगर छोटा सा इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है किसी छोटे एरिया के वजह से, तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा डी फाई इज इक्वल टू ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर, ठीक है।
छोटा एरिया की वजह से छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है। फाइन। फिर यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट हटा दिया तो मेरा ई डी एस कॉस थीटा आ गया, ठीक है। एंड अगर मेरे को फ्लक्स, टोटल फ्लक्स चाहिए तो हम दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर देंगे, तो डी फाई का इंटीग्रेशन करने से फाई आ जाएगा और यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन हो गया, ठीक है। अगर पूरा फ्लक्स निकालना है तो इस वाले वैल्यू को हम इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेशन करने से मेरे को पूरा वैल्यू आ जाता है, टोटल वैल्यू, ठीक है। तो बहुत सारा प्रूविंग में ऐसा किया जाता है कि छोटा सा का वैल्यू निकाला जाता है ना, डी वाला का पहले वैल्यू निकाला जाता है, फिर उसको इंटीग्रेट कर देंगे तो पूरा वैल्यू मिल जाता है। फाइन। नेक्स्ट क्या है, यूनिट क्या होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, जाहिर सी बात है इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट होता है न्यूटन पर कूलम, और एस क्या है, इट इज़ अ एरिया, सो मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर, और इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड वेबर, ठीक है, डिनोटेड बाई डब्ल्यू वी, वेबर। फाइन। अब नेक्स्ट टॉपिक है गॉस लॉ। तो सिंपल सा क्या है गॉस लॉ में, देखो यहाँ पर ही अकॉर्डिंग टू द गॉस लॉ, तो इसमें थोड़ा सा बस स्टेटमेंट को याद रखना है, ठीक है। जो फॉर्मूला है ना, उस फॉर्मूला को ही स्टेट किया गया है स्टेटमेंट में। तो अकॉर्डिंग टू द गॉस थ्योरम द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है, फ्लक्स थ्रू द क्लोज सरफेस एस इन अ फ्री स्पेस इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स ऑफ टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज इनक्लोज बाय द सरफेस। सो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि जो मेरा फ्लक्स का वैल्यू है उस सरफेस के अंदर, मान लो कोई क्लोज सिस्टम है, उसके अंदर में बहुत सारा चार्ज है, मान लो 3 कूलम का चार्ज है, 5 कूलम का चार्ज है, ठीक है। तो जो टोटल चार्ज है मेरा, टोटल चार्ज से हम लोग एप्सिलॉन नॉट को डिवाइड कर देंगे तो मेरा फ्लक्स का वैल्यू आएगा, ठीक है। तो ये फ्लक्स का नया फॉर्मूला हो गया। फ्लक्स का 2 फार्मूला है। पहला एक फार्मूला ये है, फ्लक्स इज इक्वल टू होता है ई डॉट डी एस, ये फार्मूला होता है एक तो फ्लक्स का। अब गॉस लॉ के मुताबिक फ्लक्स का एक दूसरा फार्मूला है ये वाला, ठीक है। चार्ज इनसाइड चार्ज, क्यू आई एन का मतलब हो जाएगा इनसाइड, क्यू आई एन इज इक्वल टू होता है टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज प्रेजेंट इन द क्लोज सरफेस एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड इनसाइड चार्ज। फाइन। तो इनसाइड चार्ज में एप्सिलॉन नॉट को डिवाइड कर देंगे तो फ्लक्स का एक नया फॉर्मूला आएगा, ठीक है। तो बेसिकली हमको फ्लक्स का 2 फार्मूला पता चल गया। इस फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस, ठीक है, इज इक्वल टू क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। फाइन। और यहाँ पे जो छोटा सा इंटीग्रेशन का साइन में जो गोला बनाया गया है ये रिप्रेजेंट करता है क्लोज इंटीग्रेशन, कि जो हम इंटीग्रेशन करेंगे वो एक क्लोज सिस्टम में करेंगे, ठीक है। सिस्टम मेरा क्लोज होना चाहिए। अगर ओपन सिस्टम है तो वहाँ पर इस फॉर्मूला को अप्लाई नहीं किया जाता है। तो पहले सिस्टम को पूरा क्लोज किया जाता है, फिर उसके बाद उसमें इंटीग्रेशन अप्लाई किया जाता है। फाइन। तो ये स्टेटमेंट हो गया यहाँ से यहाँ तक। अगर एग्जाम में गॉस लॉ को स्टेट करने आएगा, ठीक है, तो बस इतना जो मेरा फॉर्मूला है उसी को स्टेट कर देना है यहाँ पर, ठीक है। स्टेट कर देना है, फॉर्मूला लिखना है, फिर ये वाला पार्ट लिख देना है, ख़त्म, ठीक है। प्रूविंग ऑफ गॉस लॉ। तो गॉस लॉ को प्रूव करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे डायग्राम को सही से बनाना है, ठीक है। पूरा यहाँ पे डायग्राम को सही से बनाना है। किसी भी टाइप का प्रूविंग में पहले डायग्राम बनाओ, उसका डायग्राम के बारे में थोड़ा स्टेट कर दो, उसके बाद 2-3 स्टेप में सारा प्रूविंग हो जाता है कंप्लीट, ठीक है। तो सबसे पहले देखो डायग्राम का बताते कैसे। तो यहाँ पे क्या किया गया, एक चार्ज लिया गया है प्लस क्यू चार्ज, ठीक है। अब इस प्लस क्यू चार्ज से एक पॉइंट पी लिया गया है, ठीक है, आर डिस्टेंस दूर। अब इस पी पॉइंट का यूज़ करके, उस आर रेडियस का यूज़ करके पी के अलॉन्ग एक स्पेयर ड्रॉ किया गया है। ये स्पेयर है, ठीक है, मतलब कि आर रेडियस का यूज़ करके हम लोग पी के अलॉन्ग एक स्पेयर ड्रॉ किए ताकि ये जो चार्ज है ये इनक्लोज्ड हो जाए, मतलब बंद हो जाए चार्ज, ठीक है। तो हमेशा गॉस लॉ अप्लाई करने के लिए उस चार्ज को पूरी तरह से क्लोज करना पड़ता है चारों तरफ से, ठीक है। तो हम क्लोज कर दिए, ठीक है। अब इस पी पॉइंट पे है ना, पी पॉइंट पे हम छोटा सा एरिया एलिमेंट बनाएं स्पेयर के ऊपर, स्पेयर का छोटा सा हिस्सा काटे हम ऊपर का, ठीक है, एरिया एलिमेंट। अब इस एरिया एलिमेंट को डी एस लिखे हम, ठीक है, और यहाँ से डी एस वैक्टर लगा दिए, एरिया वैक्टर। फाइन, ठीक है। अब पी पॉइंट का जो सेंटर से डिस्टेंस है प्लस क्यू से, उसको जो रेडियस है उसको हम आर वैक्टर लिख रहे हैं वेक्टर के फॉर्म में, और इस आर वैक्टर का डायरेक्शन कौन बता रहा है, आर कैप। आर कैप आर वैक्टर का डायरेक्शन बता रहा है, ठीक है। और यहाँ पे जो डी एस एरिया एलिमेंट काटे हैं उसका हो गया डी एस वैक्टर, और डी एस वैक्टर का एरिया कौन डायरेक्शन कौन बता रहा है, एन कैप। एन कैप मेरा डी एस का डायरेक्शन बता रहा है, ठीक है। और इस प्लस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बन रहा है, बाहर की तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है, ई वैक्टर। फाइन, ठीक है। और ये जो मेरा स्पेयर है इसका सरफेस एरिया मेरा एस है, ठीक है, और इसका एरिया कितना होता है स्पेयर का 4πr² एरिया होता है। फाइन।
अब इसमें जो जो चीज़ यूज़ किया गया देखो उसके बारे में लिखा गया है। डी एस इज़ द एरिया एलिमेंट, इट इज़ द एरिया वेक्टर, ई वेक्टर इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, एन कैप गिव द डायरेक्शन ऑफ डी एस वैक्टर, आर वेक्टर क्या है, इट इज़ अ रेडियस वेक्टर, आर कैप क्या है, डायरेक्शन ऑफ रेडियस वेक्टर। फाइन। अब उसके बाद प्रूविंग, तो जो डायग्राम बना है उसी को यहाँ पे स्टेट करना है, ठीक है। कंसीडर एन आइसोलेटेड चार्ज प्लस क्यू प्लेस एट अ पॉइंट ओ, लेट स्पेयर एस बी अ सरफेस ऑफ रेडियस आर अराउंड अ चार्ज प्लस क्यू। फाइन, प्लस क्यू का अराउंड एक स्पेयर बनाया गया है। दिस स्पेयर इज कॉल्ड गॉसियन सरफेस, इस स्पेयर को बोलते हैं हम लोग गॉसियन सरफेस, जो मेरे चार्ज को इनक्लोज कर देता है। जो इनक्लोज सरफेस होता है उसी सरफेस को बोला जाता है गॉसियन सरफेस। फाइन। अब यहाँ प्रूविंग स्टार्ट हो रहा है। स्टेप 1, पहले हम लोग क्या बताएंगे कि इस पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट पी ऑन द स्पेयर सरफेस ऑफ स्पेयर एस ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। तो क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, हम वेक्टर के फॉर्म में लिख रहे हैं, ठीक है। 1/4πε0 प्लस क्यू का मॉड बाय आर का स्क्वायर। अब चूंकि हम वेक्टर लगाए हुए हैं इसलिए डायरेक्शन बताना जरूरी है, तो यहाँ पे आर कैप लिखेंगे, ठीक है। इसको हम के लिख दिए, के क्यू बाई आर स्क्वायर आर कैप। इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया पी पॉइंट पे। अब जो वहाँ पे छोटा सा एरिया काटा गया, एरिया एलिमेंट डी एस, उसके अलॉन्ग कितना फ्लक्स बन रहा है, ठीक है। छोटा एरिया के अलॉन्ग कितना फ्लक्स बन रहा है वो बताना है। तो हो गया डी फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी एस, ठीक है। अब ई का पूरा वैल्यू पुट कर दिया है, डी एस का पूरा वैल्यू पुट कर दिया। अच्छा देखो डी एस वैक्टर कैसे निकाला गया है, एन कैप है ना, यहाँ पे हम एन कैप का यूज़ किया। एन कैप क्या होता है, डी एस वैक्टर बाय डी एस वैक्टर का मॉड, ठीक है। और मॉड डालने से क्या होता है, एरो हट जाता है, एरो हट गया, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, तो डी एस वैक्टर इज इक्वल टू डी एस इंटू एन कैप, ठीक है। तो इस पूरे वैल्यू को यहाँ पे पुट किया गया है, ठीक है। अब उसके बाद जो जो वैक्टर वाला पार्ट नहीं उसको अलग कर दिए, ठीक है। और यहाँ पे आर कैप डॉट एन कैप लिख दिया ना। अब यहाँ पे ना डॉट प्रोडक्ट है आर कैप और एन कैप के बीच में, ठीक है। तो देखो आर कैप डॉट एन कैप क्या हो जाएगा, डॉट प्रोडक्ट में आर कैप का मॉड एन कैप का मॉड कॉस थीटा। अब देखो कितना होगा आर कैप और एन कैप के बीच में एंगल, आर कैप मेरा जा रहा है ऐसे इस लाइन में, एन कैप भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब दोनों के बीच में कोई एंगल नहीं बन रहा है, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहा है, तो एंगल 0 डिग्री। कॉस 0 का वैल्यू 1। अच्छा आर कैप और एन कैप क्या है, ये मेरा यूनिट वेक्टर है और किसी भी यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 आता है, तो इसका वैल्यू 1 आ गया, इसका वैल्यू 1 आ गया, इसका वैल्यू 1 आ गया, ऑल इक्वल टू 1। तो इस पूरे की जगह पे हम 1 लिख दिए। फाइन। तो मेरा डी फाई का वैल्यू आ गया इतना, के क्यू बाई आर स्क्वायर डी एस। अब मेरे को पूरा स्पेयर के लिए, पूरा इंटायर सरफेस के लिए फ्लक्स बताना है, ठीक है। तो नाउ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर द इंटायर क्लोज्ड गॉसियन सरफेस, ठीक है। तो पूरा निकालने के लिए क्या करेंगे, हम डी एस को इंटीग्रेट कर देंगे, तो डी फाई को इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है। तो इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई का वैल्यू पूरा पुट कर दिए, है ना, और इसमें डी एस आ गया। अब मेरा इंटीग्रेशन में जो मेरा कांस्टेंट वैल्यू होता है वो इंटीग्रेशन से बाहर निकल जाता है, तो ये पूरा पार्ट कांस्टेंट है, चेंज मेरा डी एस चेंज हो रहा है, ठीक है। तो ये पूरा पार्ट बाहर निकाल देंगे, के का वैल्यू ये लिख दिया हम क्यू बाई आर स्क्वायर, डी एस मेरा इंटीग्रेट हो रहा है। अच्छा डी एस क्या है, मेरा स्पेयर का छोटा सा टुकड़ा है, ठीक है। अगर हम डी एस को इंटीग्रेट कर देंगे तो पूरा स्पेयर का एरिया आ जाएगा, ठीक है। और स्पेयर का एरिया क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। फाइन। तो डी एस इसके जगह पे हम लिख दिए 4 पाई आर स्क्वायर। फाइन। 4 कट गया, पाई कट गया, आर स्क्वायर कट गया, बचा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट प्रूव हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर ही गॉस लॉ प्रूव हो जाता है, क्यू इजुकल फाई इजुकल टू क्या होता है, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। फाइन। अब कुछ कुछ नोट पार्ट है यहाँ पर ही, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट। देखो सबसे पहले क्या बताया गया है, पहला नोट में, इफ़ क्लोज सरफेस डू नॉट हैव एनी चार्ज, ठीक है। मतलब कि जो क्लोज सरफेस हम बनाए हैं उसके अंदर कोई चार्ज प्रेजेंट ही नहीं है, पूरा खाली है अंदर में, ठीक है। तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, यानी कि 0 हो जाएगा, कोई चार्ज ही नहीं है तो फ्लक्स 0 हो गया। नेक्स्ट क्या है, इफ़ नेट चार्ज इनसाइड द क्लोज सरफेस इज 0, नेट चार्ज 0 है, मतलब सिस्टम के अंदर में मान लो +5 कूलम है और -5 कूलम है, तो टोटल चार्ज कितना हो गया, टोटल चार्ज 0 हो गया, ठीक है। तो अगर नेट चार्ज 0 है तब भी मेरा फ्लक्स 0 होगा, ठीक है। फाइन। मतलब सिस्टम के अंदर में जितना प्लस चार्ज है उतना ही माइनस चार्ज प्रेजेंट है, यानी कि टोटल चार्ज मेरा अंदर में 0 है, नेट चार्ज 0 है, तब भी फ्लक्स 0 होगा। थर्ड क्या है, यहाँ पे ये बताया गया है कि जो मेरा फ्लक्स का वैल्यू है ना, वो सिर्फ और सिर्फ चार्ज के ऊपर ही डिपेंड करता है, ठीक है। जैसे कि देखो एक हम बॉक्स बनाए हैं, ये वाला बॉक्स बनाया है, इस बॉक्स के अंदर एक चार्ज रखे प्लस क्यू, तो एक चार्ज रखे तो 4 लाइन पास निकल रहा है चारों तरफ से,
ठीक है। अगर हम चार्ज को डबल कर दिए तो मेरा फ्लक्स भी डबल हो गया, ठीक है, यानी कि चार्ज को डबल करने से फ्लक्स भी डबल हो जाता है। बट एरिया के ऊपर फ्लक्स डिपेंड नहीं करता है। जैसे कि ये मेरा बॉक्स है, प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है, चार्ज टू फील्ड लाइन निकाल रहा है। अब बॉक्स का साइज हम डबल कर दिए, बॉक्स का साइज बढ़ा दिए, ठीक है, तब क्या हुआ, तब भी मेरा चार्ज उतना ही फ्लक्स निकाल रहा है जितना पहले निकाल रहा था। यानी कि जो फ्लक्स है वो सिर्फ और सिर्फ चार्ज के ऊपर डिपेंड करता है, एरिया के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। नेक्स्ट, इफ़ चार्ज इज प्रेजेंट आउटसाइड द सरफेस, अगर चार्ज मेरा सरफेस से बाहर प्रेजेंट है, ठीक है, तो उस केस में भी फ्लक्स मेरा जीरो होता है, ठीक है। मतलब जहाँ हम निकाल रहे हैं, जहाँ हम गॉसियंस लॉ को अप्लाई कर रहे हैं, वहाँ उसके अंदर में कोई चार्ज नहीं है, चार्ज उसके बाहर है, मतलब वो मेरा क्लोज सरफेस से बाहर चार्ज रखा हुआ है, ठीक है, तो उस केस में भी जीरो होगा। फाइन।